स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। कल तो वो वाला डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, है ना। कल हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया था, इम्यून सिस्टम वाला पूरा डिस्कशन क्लोज हो गया था कल, याद है। तो आज हम लोग दो तीन चीजों पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो इम्यून डिजीज वाला कंप्लीट कर लेंगे। उसके साथ वी विल कम टू द डिस्कशन ऑन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब एलर्जिक रिएक्शन, वो वाला पढ़ेंगे। ये दोनों करके फिर हम लोग बाकी डिजीजेस पे जाएंगे, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, और बाकी पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन जो भी है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, फिर आपका एस्करिसिस है, अमीबासिस है। ठीक है, वो वाला डिस्कशन करेंगे और फिर बाकी छोटा छोटा जो डिजीज है वो पढ़ेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑन एलर्जी। एलर्जी एक्चुअली है क्या? इट इज अ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। सो इट इज ए हाइपर सेंसिटिव reaction to any foreign substance which behave behaves as an antigen. So it's a hypersensitive reaction to a foreign substance which behave as an antigen. तो किसके लिए क्या हाइपर सेंसिटिव होगा, ये डिपेंड करेगा फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, है ना। किसके लिए क्या हाइपर सेंसिटिव, किसी के लिए पोलन ग्रेन्स हाइपर सेंसिटिव। ड्रेस कहाँ है? लॉन्ड्री। तो दो टी शर्ट है तो जैकेट नहीं पहना, टी शर्ट भी तो नहीं पहना, क्यों? भगा देंगे इधर से सीधा। अजीब लगता है? नहीं, भगा देंगे तुम्हें। क्या कहा मैंने? हाँ। तो हाँ, तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो ये वेरी करेगा फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि उसमें उसके लिए कौन सा एंटीजेनिक है। समझ में आया? सो दिस एंटीजन दिस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है। अब देखिए, whenever we talk of this, अब एलर्जिक रिएक्शन में होता क्या है? सो इन एन एलर्जिक रिएक्शन, सो इन एलर्जिक रिएक्शन क्या आता है? एंटीजन आया। एंटीजन को हम लोग क्या कहेंगे? एलर्जेन। दिस एंटीजन इज नाउ कॉल्ड एलर्जेन। दिस इज कॉल्ड एलर्जेन। ठीक है। दिस कैन बी डस्ट, दिस कैन बी पोलन ग्रेन, किसी के लिए बैंगन है, किसी के लिए कोई मछली है, किसी के लिए कुछ और है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस हो सकता है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जेंस है। तो इन एलर्जिक रिएक्शन दिस एंटीजन और एलर्जन जब आता है बेटा, इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द टिश्यूज। तो हिस्टामिन रिलीज होगा फ्रॉम द टिश्यूज, which will lead to, which is a vasodilator. It is a vasodilator. It is a vasodilator, and therefore it will lead to what? It will cause vasodilatation. Vasodilatation. तो ये vasodilatation करा, और vasodilatation होने के वजह से what will happen? Therefore fluid from the blood vessel, from the blood, will come out of the blood vessels, of the blood vessels into the tissues, and this causes swelling of the tissues. तो एलर्जिक रिएक्शन में स्वेलिंग हो जाता है ना। वो स्वेलिंग क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू दिस, बिकॉज इसको कहते हैं एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ, एक्स्ट्रावेसेशन मतलब ब्लड वेसल्स के बाहर निकलना। कौन निकल रहा है? फ्लूइड। समझ में आया? सो दैट इज इनटू द टिश्यू एंड देयरफॉर स्वेलिंग, फॉलोड बाय, इसके साथ फॉलोड बाय इचिंग। इसमें स्वेलिंग होता है, इरिटेशन लिखते हैं, फॉलोड बाय इरिटेशन।
अब ये इरिटेशन कैन बी ऑफ न्यूमरस थिंग्स, ये इचिंग हो सकता है, समझे ना, दिस कैन बी कफ, दिस कैन बी ब्रेथलेसनेस, एस्थमा इज एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो एस्थमा ये अपना सिलेबस में है और इसके बारे में डिस्कशन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। नंबर 2 एक्जिमा, एक्जिमा ये स्किन इरप्शन है ना, ये स्किन इरप्शन है जो कि एलर्जिक रिएक्शन है, एक्जिमा। जैसे कि हे फीवर, हे फीवर इसको मेडिटेरेनियन फीवर भी कहते हैं, है ना, ये एलर्जिक रिएक्शन से होता है। अब और एक है आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया इज व्हाट, वो जो ये जो फूल जाता है ये जगह जो स्किन में जो होता है, दैट इज आर्टिकेरिया, है ना, एलर्जिक रिएक्शंस के वजह से। और एनाफाइलैक्टिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक इसके बारे में भी बात करनी है। इट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी, मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी। अच्छा, अब देखिए उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए एलर्जिक रिएक्शन में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वी यूज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, है तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट यूज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, सो यूज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, है ना, तो यूज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स इज द ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी, सो यूज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज वन। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग the most severe form of allergy which is called the most severe form of allergy which is anaphylactic shock। तो anaphylactic shock कैसे होता है बेटा, कैसे होता है, एक्चुअली ड्यू टू सडन इंक्रीज इन टॉक्सिसिटी ये होता है। ये क्या होता है, मेल यूज माने बैड यूज ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जो बैड यूज है उसके वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक इज विजिबल। सो ये होता है इन केस ऑफ पेनिसिलिन, तो बैड यूज ऑफ पेनिसिलिन, तो बैड यूज ऑफ पेनिसिलिन अगर होता है बेटा, तो इन दैट केस सीवियर फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स कम इन द बॉडी, दिस बिहेव एज टॉक्सिन्स, सो लोड ऑफ टॉक्सिन इंक्रीजेस इन द टिश्यूज, तो टिश्यू में लोड ऑफ टॉक्सिन बढ़ जाता है which will lead to release of histamine, release of histamine and vasodilatation, release of histamine and vasodilatation, release of histamine followed by vasodilatation, and then vasodilatation के वजह से क्या होता है, vasodilatation के वजह से क्या होता है, release of histamine हो गया, excessive vasodilatation होता है, and therefore what happens, fluid comes out, fluid comes out in the tissues, into the tissues from blood, you have excess fluid comes out, and it leads to the loss of fluid in the blood, so this leads to loss of fluid in blood, और fluid अगर कम हो गया that means the blood volume decreases, therefore blood volume decreases suddenly, and this leads to hypovolemic shock, this leads to hypovolemic shock, so it's a kind of shock जो decreased blood volume के वजह से होता है, and this is called anaphylactic shock, it's the most severe form of allergy, ये आपके मॉड्यूल में भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो एलर्जी में इससे ज्यादा नहीं करना है, लेकिन इतना करना ही है। Am I clear with this? किसी को कोई दिक्कत? Very good. So this is all about allergy. देख लीजिए my dear students, hopefully this is clear to you. तो एलर्जी का जो भी डिस्कशन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को रिलेटेड, एनसीईआरटी के रिलेटेड भी एनाफाइलेक्टिक शॉक करना है। द मोस्ट सीवियर फॉर्म अरेक्टा एलर्जिक रिएक्शन है, जेमन ब्रोंकियल एस्थमा अपना सिलेबस में है, एस्थमा अपना सिलेबस में है। तो एस्थमा का जो डिस्कशन था आपको याद होगा, इज दिस एस्थमा इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकियल एस्थमा, ये भी बता देते हैं थोड़ा। ये ब्रोंकियल एस्थमा जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सीओपीडी,
This is a part of COPD, a type of COPD. অবশ্যই this is the type of COPD or COPS. COPD का full form chronic obstructive pulmonary disease और सिंड्रोम. अगर COPS कहते हैं तो सिंड्रोम. इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, उनमें से ब्रोंकियल एस्मा इज वन. तो ब्रोंकियल एस्मा में क्या होता है? अगेन इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू एनी फॉरेन एंटीजन. तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ब्रोंकस में एलर्जिक रिएक्शन ऑकर्स इन द ब्रोंकस. एलर्जिक रिएक्शन ऑकर्स इन द ब्रोंकस. और ब्रोंकस में क्या होता है? स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स. तो ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, due to hypersensitive reaction, there is spasmodic contraction of the bronchus, leading to what? Leading to the narrowing of the bronchus, narrowing of the lumen of the bronchus. So which leads to narrowing of the lumen of the bronchus. तो ब्रोंकियल लुमेन जो है उसका नैरोइंग होता है ना. नैरोइंग होने से क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ नहीं होता, बिकॉज सांस लेना इज एन एक्टिव प्रोसेस, लेकिन सांस छोड़ने में तकलीफ होता है. सो इट कॉजेज एक्सपीरेटरी डिस्पनिया. डिस्पनिया में ना मतलब सांस में तकलीफ, लेकिन सांस छोड़ने में तकलीफ, सांस लेने में नहीं. So what happens is causes expiratory dyspnea. Expiratory dyspnea मतलब this is difficulty in expiration. Difficulty in expiration, है ना? So it is expiratory dyspnea, that is difficulty in expiration. Expiratory dyspnea, है ना? So bronchial asthma, this is the disease. Hypersensitive reaction, spasmodic contraction of bronchus, narrowing of the lumen of the tubule of the bronchus, and finally expiratory dyspnea, and that is difficulty in expiration, not inspiration. समझ में आ गया? So dyspnea is called labored breathing. मतलब तकलीफ होता है सांस लेने और छोड़ने में. अब ये एक्सपिरेटरी वाला है बिकॉज ये छोड़ने में तकलीफ देता है, क्योंकि द साइज ऑफ लुमेन डिक्रीजेस. इसीलिए विथ एवरी ब्रेथ देयर इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स. वो पूरा एयर जो अंदर जाता है वो बाहर नहीं आता, और इसी का आफ्टर इफेक्ट होता है दैट इज ये व्हाट इज दैट कॉल्ड एम्फाइसेमा. इसका आफ्टर इफेक्ट ब्रोंकियल एस्मा, प्रोलॉन्ग ब्रोंकियल एस्मा अगर किसी का चलता रहा तो एम्फाइसेमा होता है. समझे ना? तो दिस इज ब्रोंकियल एस्मा. अब इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है. ठीक है? तो राजे, अरे स्मोकिंग से भी होता है, लेकिन स्मोकिंग से ही होता है ऐसा नहीं. एनसीईआरटी में लिखा है वो एक्चुअली स्मोकिंग में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और पॉइजनिंग में सल्फर डाइऑक्साइड पॉइजनिंग के वजह से एम्फाइसेमा होता है. स्मोक जो है, सिगरेट स्मोक जो है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, और सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज एम्फाइसेमा. लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया बड़ा होता है वो श्रिंक हो जाता है, तो ये सरफेस एरिया लॉस हो जाता है. एनीवे बोलो, ये क्लियर है हर किसी के लिए? कोई दिक्कत? म्यूकस तो हर जगह, कोई भी इन्फ्लेमेशन में म्यूकस आएगा. नहीं, उसके लिए वो रीजन नहीं, स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसीलिए तकलीफ होता है, म्यूकस से नहीं. म्यूकस तो ब्रोंकियल, एक्चुअली सीओपीडी का 4 चीज है: क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्मा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड एम्फाइसेमा. और ये 4 चीज सीक्वेंस में होता है. समझे ना? तो ठीक है. আর কি হলো, এটা হয়ে গেল তোমার एलर्जी. एलर्जी इज डन. एलर्जी में और कुछ नहीं करना है अपन को. अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो एक बार ऑटो इम्यून डिजीज का लिस्ट बना लेते हैं. तो चलिए, ऑटो इम्यून डिजीज नेक्स्ट. ऑटो इम्यून डिजीजेस, इसका लिस्ट बना लेते हैं. सबसे पहले नंबर 1, rheumatoid arthritis. Number 2, Addison's disease.
Addison's disease. Number 3, Hashimoto's thyroiditis. Number 4, type 1 diabetes mellitus. Number 5, बोलो, बहुत सारे हैं, बोल रहे हैं। Multiple sclerosis. Number 6, multiple sclerosis. Number 6, pernicious anemia. Number 7, SLE, इस बार नीट का सवाल। फुल नेम सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रेमेटोसस। इस बार नीट में आया था, कभी नहीं आया, इस बार आया। नंबर 8, मायस्थेनिया ग्रेविस। नंबर 9, Lambert-Eaton syndrome. Number 10, psoriasis. Number 11, vitiligo. Excellent. स्टार लगा के। नंबर 12, Alzheimer's. बस ठीक है। सो दिस आर एल्जाइमर। 2018 में इसको नॉन ऑटो इम्यून कहा गया था, लेकिन अभी एल्जाइमर्स को ऑटो इम्यून हम लोग कहते हैं, बुझते पारो अभी। सो दिस आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस इन द बॉडी। ये तो कॉमन ऑटो इम्यून डिजीजेस यही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सभी के लिए। तो हम लोग शुरू करेंगे विद द डिस्कशन ऑन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहली बात तो ये है, प्रेजेंस ऑफ rheumatoid factor, presence of rheumatoid factor in blood. अब ये rheumatoid factor जो है my dear, this is of IgM type. So presence of rheumatoid factor in the blood, this is of IgM type. IgM समझते हो, पेंटामर, कल पढ़ाया था मैंने। अब देखिए, this rheumatoid factor results in the formation of granules in the membrane, on the membrane of the synovial joints. तो साइनोवियल जॉइंट्स का जो मेम्ब्रेन है उसमें ये ग्रेन्यूल्स बनाता है, एंड दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड पैनस, PANNUS। दीज ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड पैनस, ठीक है। अच्छा, ये नाम दिख नहीं रहा है ना, छोड़िए जरा। ठीक है ना, हर नाम देख पा रहे हो। These granules are called pannus. What will it do? It causes two things.
It causes inflammation of the synovial joint. It will result in inflammation of the synovial joints. जितने भी synovial joints उसमें inflammation होगा. Inflammation will result in two things. The granules will erode the surface of the membrane of the synovial membrane. तो synovial membrane का जो surface है उस surface को erode करेगा due to friction है ना, due to friction erode करेगा. On the other hand, due to inflammation, accumulation of fluid in the joints. इन्फ्लामेशन का रिजल्ट होता है स्वेलिंग. तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड के वजह से स्वेलिंग होता है, क्योंकि वैसोडाइलेशन होगा तो फ्लूइड बाहर निकलेगा ब्लड से, ब्लड वेसल से, है ना. तो अल्टीमेटली फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा. तो एक तरफ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द साइनोवियल जॉइंट्स. नंबर 2, इरोशन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो इसके वजह से क्या होगा, इरोशन जैसे ही होता है, this will again result in formation of, ये continued रहेगा, prolonged होगा, and therefore formation of fibrous tissues in the joints. तो joints के अंदर fibrous tissue formation होगा, fibrosis होगा. That is fibrosis. That is fibrosis. तो फाइब्रोसिस क्या होगा, फाइब्रोसिस जैसे ही होगा तो जॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, क्योंकि फाइब्रोसिस हो गया, जॉइंट फोल्ड नहीं हो पा रहा है, समझ में आया. तो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट, ताले की बोलो, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स. तो मूवमेंट इज रेस्ट, इमोबाइल हो गया, या तो इमोबिलिटी. विथ टाइम ये इमोबिलिटी हो जाएगा, इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स सीवियर केस में. तो जॉइंट्स इमोबाइल हो गया. एंड फाइनली accumulation of fluid. So due to this increased fluid pressure resulting in pain, severe pain in the joints. एक तरफ सीवियर पेन इन द जॉइंट, एक तरफ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, दोनों मिलके रूमेटॉइड आर्थराइटिस. देख लो, एर बार यार किसी नहीं, इससे वाला और कुछ है नहीं. किसी भी लेवल पे पढ़ो, आपके मॉड्यूल में भी है. ध्यान से देख लीजिए सीक्वेंस जो मैंने करा. दो चीज हुआ, आईजीएम क्या क्रिएट किया, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेनस. दिस ग्रैन्यूल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बिकॉज ग्रैन्यूल्स इन्फ्लामेशन करेगा, ग्रैन्यूल्स इरोशन करेगा. तो एक तरफ इन्फ्लामेशन, एक तरफ इरोशन, दोनों हो रहा है. इरोशन होने की वजह से फाइब्रोसिस होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूइड आएगा, तो फ्लूइड इंक्रीज, फ्लूइड प्रेशर होगा तो दर्द होगा. एट द सेम टाइम फाइब्रोसिस में इमोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स होगा. तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस. Am I clear with this? देख लीजिए इसको सीक्वेंस. किसी के मन में अगर कोई दुविधा है तो तुरंत बताइए मुझे. इसके अगेंस्ट पे, हाँ. तो ऑटो एंटीबॉडी कौन है, दिस इज ऑटो एंटीबॉडी. रूमेटॉइड फैक्टर इज द ऑटो एंटीबॉडी, दिस इज द ऑटो एंटीबॉडी. किसके लिए बन रहा है, मतलब आईजीएम एंटीबॉडी. पहला एंटीबॉडी जो सिंथेसिस होता है वो क्या है, आईजीएम इन द बॉडी. तो आईजीएम ही खराब हो गया उसका. आईजीएम एक ऐसा माने कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, दैट बिकम्स ऑटो इम्यून, दैट बिकम्स ऑटो एंटीबॉडीज, मतलब हार्मफुल. आईजीएम तो सही करने के लिए है ना, बॉडी में हेल्प करने के लिए है, लेकिन ये हार्मफुल जैसा बिहेव करना चालू कर दिया. तो दिस इज ड्यू टू द चेंज इन दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द एंटीबॉडी.
समझ में आया आप लोगों को? अनिक खान बुझते পেরেছো? तो ये है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एग्जाम कब है? 8 तारीख आप लोगों का। आज तो 3 तारीख, 4 तारीख। वो मतलब वेडनेसडे को एग्जाम है आप लोगों को। आप लोगों का बहुत अच्छा। क्या है सिलेबस? इवोल्यूशन तक। वाह। लोकोमोशन से इवोल्यूशन, वाह, लंबा अच्छे, लंबा सिलेबस है। तो एकदम सिंसियरली एग्जाम देना है केनेथ। ये एग्जाम सिंसियरली देना है बेटा। क्या? यस सर। कॉन्फिडेंटली बोल। समझ में आया? ए, ভালো করে দিবি কিন্তু। ये एग्जाम बहुत सिंसियरली देना है। अभिनंदन, प्रिपरेशन सही से ले। आरिश, सही से प्रिपरेशन ले। ये एग्जाम बहुत सिंसियरली देना है आप लोगों को। कोई उल्टा नहीं, उल्टा उल्टा सीधा होना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत मार खाएगा। चलो, अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। अब इसके बाद कौन सा है? एडिसन्स डिजीज। चलते हैं, इसके बारे में चर्चा हुआ था। एडिसन्स डिजीज, दिस वाज द फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज, फर्स्ट एंडोक्राइन डिजीज दैट वाज डिस्कवर्ड। The first endocrine disease that was discovered is Addison's disease, है ना? This is the first endocrine disease that was discovered. That is Addison's disease. अब Addison's disease में क्या होता है बेटा? Addison's disease में एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स का जो सेल्स है, डिस्ट्रक्शन, ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, auto antibodies are produced against the cells of the adrenal cortex, and this leads to the destruction of adrenal cortex, the destruction of the adrenal cortex, है ना? And destruction of the adrenal cortex will lead to Addison's disease. मतलब adrenal cortex का hormones का hyposecretion, तो ultimately it will hyposecretion, hypo or loss of secretion of कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हार्मोन जो भी आ रहा है वो तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही है। वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है तब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनल एंड्रोजेंस है वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। আর এটা তিনটে লেয়ার ছিল, है ना? GFR, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট, ইজ দ্য ফর্মুলা, তাই তো? ইনার টু আউটওয়ার্ড, দিস ইজ জোনা গ্লোমেরুলোসা, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, है ना? ये पढ़ाया था मैंने आपको, तो एक बार वो देख लीजिएगा। दैट इज एडिसन्स डिजीज। ये क्लियर है हर किसी के लिए? इसको देख के इसका फोटो ले ले, नेक्स्ट आई विल प्रोसीड। इसका फोटो ले ले, फिर हम प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे देखिए, एक एक करके हर कुछ पढ़ाएंगे। अच्छा, হ্যাঁ, তো পিগমেন্টেশন দ্য স্কিন পিকুলিয়ার হয় ওদের, ওই প্যাচ তৈরি হয়। হুম, देख रहा हूँ, इसका फोटो ले लीजिए बेटा। ले लिया? ले लो, लेट क्यों कर रहा है? ওকে দে, ও তুলে ফেলবে বাইরে, ওকে দে, ও তুলে দেবে। কোন থেকে দাঁড়িয়ে, এই কেনার পিলা তুলে দে, হ্যাঁ তুলে দে, ভালো করে তোল, सही से फोटो ले ले बेटा। अच्छा दाना इधर, हाँ ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा हैंडराइटिंग इसमें देखने में थोड़ा दिक्कत होता है ऑनलाइन में। জুম করে দেখবি, ও জুম করা যায় না? হ্যাঁ কি বলছে? हाँ, এখন জুমে হচ্ছে না। अभी तो ऐप अपना जूम के साथ मर्ज हो गया। लेकिन ये तो अच्छा हुआ, मुझे लगता है।
जूम के कितने सारे फैसिलिटीज है जो ऐप में करना बहुत मुश्किल है। जूम इटसेल्फ इज एन ऐप, मतलब इतना जबरदस्त चीज है, तो उसके साथ एलन का टाई अप हो गया। एलन टाई अप भी तो ऐसा करता है, इस लेवल का टाई अप करता है। उसके साथ किया था जब कोविड था, तो एलन डिजिटल जो बीपीएमएस था वो किसके साथ टाई अप किया था पता है आपको? बीपीएमएस किसने डेवलप किया था अपना? वो डेवलप किया था इन्फोसिस। बीपीएमएस मैंने ये सुधा कृष्णमूर्ति ने किया ना, कि नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति है ना, नारायण मूर्ति है, सुधा, उधर उधर का इन्फोसिस, इन्फोसिस से टाई अप करके वो बनाया था एलन डिजिटल। उस टाइम पे बीपीएमएस जो चलता था, बैच प्रोग्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, बीपीएमएस, उसमें हम लोग क्लास लेते थे, तुम भी देखे थे बीपीएमएस में, तुम भी क्लास किए हो ना दुर्गापुर में। 2022 तक बीपीएमएस हुआ था, 2023 तक, 23 नहीं, 22 ही शायद। हाँ हाँ, तो उस टाइम पे हुआ था। अच्छा ठीक है, अब इस पार्ट को इरेज करें, ब्रोंकियल एस्मा तक इरेज कर दे केनेथ। हाँ, अभी तो धोनी के साथ भी टाई अप हो गया। एलन टाई अप भी तो ऐसा करता है, बड़ा बड़ा टाई अप सब। ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर मैमोथनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोचोगे, यही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जाइगेंटिक है ये। अब सोचो, साउथ इंडिया में देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ सम इंस्टीट्यूट, सबको नाम ही पता है, साउथ इंडिया डोमिनेंस। एलन साउथ इंडिया में 50,000 बच्चा पढ़ाता है, 46,000 ना 47,000 पिछले साल पढ़ाया, इस बार तो 50 पढ़ाएगा। तो सोच सकते हो, जहां पे डोमिनेंस, एक्सक्लूसिव डोमिनेंस ऑफ सम इंस्टीट्यूट, जरा स्कूल सिस्टम चला है इंटीग्रेटेड है ना, बट एलन देखो, एलन का कोई स्कूल सिस्टम इंटीग्रेट नहीं है, लेकिन एलन का मैंने सिस्टम उधर देखो, 50,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं। और हम लोग कितने दिन में पढ़ा है? 7 साल 8 साल में पढ़ा रहे हैं। और पहले साल, आप बिलीव नहीं करोगे, एलन के पास 1,000 बच्चा भी नहीं था, 5 सेंटर ना 7 सेंटर्स में, 1,000 स्टूडेंट्स, शायद 1,000 टच किया बैंगलोर। और उसके बाद साउथ इंडिया का एक्सपेंशन, आज 50,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं हम। तो सोच सकते हो द स्केल अप। जब दुर्गापुर खुला था फर्स्ट ईयर, तब तो कोविड सेकेंड वेव, और उस टाइम पे हम लोग छिपे छिपे सेंटर आते थे। उस टाइम का बात कर रहे हैं, जब लोग घर से निकलने से डरता था। और पहले साल वी टॉट 982 स्टूडेंट्स दुर्गापुर में, 2021। और रिजल्ट पहले साल 682, हमारे ये पगली टू, ओके पगली टू बोलता हूँ, तो हमारी छात्री। उसके बाद नेक्स्ट साल 2,600, नेक्स्ट साल 3,000। तो ग्रोथ इसी तरह से होता है, तो इस बार आ जाएगा। तो एनीवे, तो कोलकाता भी देखो, तो एलन का यही मजा है, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एलन डज नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टीचिंग। अब बोलो, अब हमें देख रहे हो, अब जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के अलावा और कुछ करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कोई मुझे कह रहा था कि साइट टॉक्स इन क्लास, ये एक बड़ा इशू है अक्रॉस इंडिया, कि साइट टॉक्स इन क्लास। तो साइट टॉक्स क्या है? पढ़ाते पढ़ाते एक दो चीज हो गया ठीक है, लेकिन इन जनरल यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। कहाँ टाइम है? हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, चलते हैं इसका डिस्कशन पे। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, तो हाशिमोटोस थायराइडाइटिस क्या है? दैट इज ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द थायरोफॉलिक्यूलर सेल्स। ऑटो एंटीबॉडीज, आपको याद होगा थायराइड ग्लैंड का एक लाइन था, थायराइड ग्लैंड इज मेड अप ऑफ stromal tissues and follicular cells. Same written in ovary, same statement is written in ovary, है ना, follicular cells and stromal tissues। तो autoantibodies are produced against the
follicular cells of the thyroid gland. तो अगर ऐसा है तो this will result in the destruction of the cells, therefore destruction of the cells, और destruction of the cells अगर हुआ then what happens? T3 T4 will not be produced, absent. At the same time TCT absent. कि थायरोफॉलिकुलर सेल्स पैराफॉलिकुलर सेल्स दोनों ही तो फॉलिकुलर सेल्स है, तो दोनों ही एब्सेंट हो जाएगा. तो थायरोफॉलिकुलर T3 T4 is absent. T3 T4 are iodothyronines, and this one is एनसीईआरटी তে কি লেখা আছে? थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? प्रोटीन. लेकिन প্যারাথরমোন ইজ আ পেপটাইড, এনসিইআরটি তে লেখা আছে. অনেক পড়াশোনা হচ্ছে না, অনেক হচ্ছে না. আই এম নট এট অল হ্যাপি উইথ ইট. কি বলছি? থাইরোক্যালসিটোনিন ইজ প্রোটিন and parathormone is peptide, although parathormone and thyrocalcitonin are antagonistic. তাই তো? Antagonistic, but one is a protein, the other is a peptide. NCERT line. So this is iodothyronine and this is protein. Whereas এখানে স্টার মেরে দিলাম তোমাদের জন্য to remember. Whereas पैराथॉर्मोन का और एक नाम क्या है? कॉलिप्स हार्मोन दैट इज पेप्टाइड. और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है दैट टीसीटी right? So one is peptide, the other is protein. Next, type 1 diabetes mellitus. Type 1 DM. Autoantibodies are produced against the beta cells of the islets of Langerhans. Percentage of beta cells, endocrine cells in pancreas, 1 to 2%. রেগে যাচ্ছি, কিন্তু আমি রেগে যাচ্ছি এবার. ইনসুলিন অ্যাকশন বলো, কতবার ভাবতে? ইনসুলিন অ্যাকশন, থাপ্পড় মারবো কি একটা? অ্যাকশন আর সিক্রেটস ফ্রম আলাদা জিনিস. হাজি, অ্যাডিপোসাইটস এন্ড তো সবাই মিলি করি কাজ, হারিয়ে যেতে নাহি লাজ, কিছু না. एडिपोसाइट्स एंड हेपेटोसाइट्स, समझ में आया? एनसीईआरटी का लाइन है. तो टाइप 1 डीएम, ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द बीटा सेल्स ऑफ द islets of Langerhans. ठीक ठीक. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का परसेंटेज कितना है? 1 to 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक सेल्स, मतलब एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास है. तो दिस इज हो गया. ये हो गया आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस का हमेशा वो तो पढ़ा दिया था मैंने, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था. भूख लगेगा ज्यादा, प्यास लगेगा ज्यादा, यूरिनेशन होगा ज्यादा, ये तो कॉमन सिम्टम ऑफ डायबिटीज. चलिए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के बाद क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Multiple sclerosis. Autoantibodies are produced against the oligodendroglias and the Schwann cells. Therefore, myelin sheath formation is inhibited. तो myelin sheath formation अगर inhibited होगा तो क्या होगा? Degen will be slow. Low ना, slow. मतलब मुझे मत समझाओ. Slow. Speed को तो 5 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिटरी होगा तो 15, इतना ज्यादा. तो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स विल बी स्लोड है. तो along with that degeneration of the nerve fibers, myelin sheath degenerate हो जाएगा. मतलब क्या? degeneration of nerve fibers है ना.
क्योंकि माइलिन शीथ का जो ऊपर वाला कवरिंग का नाम क्या है? माइलिन शीथ का कवरिंग का नाम क्या है? ঠিক আছে, কোশ্চেনে কিরকম আটকাচ্ছিস? ইয়েস, ইয়েস। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এক্সোলেমা এন্ড নিউরিলেমা? কনসেপশনে সমস্যা কেন হবে? জ্ঞান দিস না, আর জ্ঞান দিস না, কনসেপ্টটা বুঝে গেছিস, ভুলে গেছিস, জানিস না, ওই জন্য জ্ঞান দিস না আমাকে। দেখ, লুক হিয়ার মাই ডিয়ার, मैं डांटता हूं तो कुछ रीजन तो होगा। मैं अगर किसी को डांटता हूं उसका कुछ रीजन है बेटा। আমি এমনিতে হাওয়ায় কথা বলি না। এই ছবিটা দেখেছো তো? ছবিটা ইন্টারপ্রিট করতে পারবে? যেটা করতে চাইছো না সেটা করো। जो नॉर्मल चीज है वो तो हर कोई कर सकता है, जो नहीं करना चाहते हो वो करो, तब जाके मजा आएगा। टेल मी, व्हाट इज दिस? Schwann cell, right? This is axolemma at nodes of Ranvier। ठीक, दोनों हो गया। एक्सोलेमा और कहां है? दिस इज ऑल्सो एक्सोलेमा। व्हाट इज दिस? নিউরিলেমা। তাহলে তুমি যেটা বললে এখন অনেক, নিউরিলেমা কভার্স দি এক্সোলেমা, সেটা কি ঠিক? পড়েছিলে? তাহলে কি হয়? ইউ সে एनसीईआरटी का फोटो निकालो। अगर सुनो ध्यान से सुनो, इस कंडीशन में क्या होगा? ट्रांसमिशन कैसे होगा? नोड टू नोड। ভালো করে দেখো, नोड टू नोड तो ऐसे जाएगा ट्रांसमिशन। तो नोड ऑफ रैनवियर से ट्रांसमिशन हुआ, ये कब होगा? व्हेन एक्सोलेमा इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड। नहीं तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होगा? हम लोग जब करते हैं न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन बनाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। डू वी कॉल इट न्यूरिलेमा? इसको हम लोग न्यूरिलेमा कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं ना। तो नोड ऑफ रैनवियर में क्या होगा? न्यूरिलेमा या एक्सोलेमा? कॉन्सेप्शन क्या कहता है? कॉन्सेप्शन तो वही है। एक्सोलेमा कवर करके, न्यूरिलेमा कवर करके रहता है, लेकिन किस पोजीशन पे रहता है? नोड ऑफ रैनवियर पे कभी नहीं रहता। और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन अगर है, वहां पे एक्सोलेमा ही सब काम कर लेता है। বুঝতে পারছো? তো মাইলিনেটেড নিউরনে তুমি নিউরিলেমা পাবে। নিউরিলেমা এন্ড एक्सोलेमा সিনোনিমাস ইন কেস অফ নন মাইলিনেটেড নিউরons। एंड ये एक्सोलेमा देखो श्वान सेल को कवर कर रहा है। देखो एक्सोलेमा श्वान सेल को कवर किया है। एक्सोलेमा बोल, सॉरी न्यूरिलेमा। देखो न्यूरिलेमा श्वान सेल्स को कवर किया है। श्वान सेल तो अंदर वाला है, ये थोड़ी ना श्वान सेल है। दिस इज द न्यूरिलेमा व्हिच इज कवरिंग द श्वान सेल्स। বুঝতে পারছো? বটেই, কিন্তু একটা কোশ্চেন আছে আমাদের যেখানে ভুল আনসার আছে, এইটাই। মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, হোয়াট ইজ ইট? সো autoantibodies are produced against the Schwann cells and oligodendrocytes, therefore leads to destruction of myelin sheath। That is demyelination।
उससे इफेक्ट तो आपको पता ही है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स इज इनहिबिटेड व डिक्रीज्ड, द स्पीड ऑफ इंपल्स transmission drastically decrease. कोई दिक्कत किसी को? डन हो गया? एब्सेंट जानिए, यूं नहीं तो बोल रहा हूं, तो ये क्वेश्चन टाइप कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, बुझे? अब देख, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, अब इसके बाद कौन सा है? पर्निशियस एनीमिया। चलते हैं डिस्कशन टू अबाउट पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है बेटा? पर्निशियस एनीमिया में, पर्निशियस माने फेटल, पर्निशियस वर्ड का मतलब है फेटल, इसका मतलब है फेटल, ठीक है, दैट इज पर्निशियस। अब देखिए पर्निशियस एनीमिया में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, autoantibodies are produced against the transporter of vitamin B12 in the terminal ileum called Cassell's intrinsic factor. Autoantibodies are produced against CIF or CHP, full name, Cassell's intrinsic factor, जिसका और एक नाम है Cassell's hematemic principle. So autoantibodies are produced against Cassell's intrinsic factor or Cassell's hematemic principle, and this is produced in the terminal ileum, which acts, which helps in the transport or absorption of vitamin B12 in the terminal ileum, ILIUM हिब्बोन, ठीक है, टर्मिनल इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है कॉन्सेप्ट? अच्छा, वन मोर थिंग, ये कैसल्स हेमाटिक प्रिंसिपल कहां से सिंथेसिस होता है? synthesized by the parietal or oxyntic cells of the stomach, ठीक? So synthesized by the parietal cells or the oxyntic cells of the stomach. So that is Cassell's intrinsic factor, है ना? अब ये Cassell's intrinsic factor हम लोग अगर कंसिडर करें, Cassell's intrinsic factor हम लोग अगर कंसिडर करें, ये है इंटेस्टाइन एंड हियर इज ब्लड वेसल, तो ये Cassell's intrinsic factor है। लेट्स कंसिडर दिस इज CIF, this helps in the absorption of vitamin B12, this helps in the absorption of vitamin B12, and this is the terminal ileum. तो अगर ऐसा हुआ, then vitamin B12 helps in the formation of heme, so heme synthesis is affected. So ultimately, therefore heme synthesis is affected, ठीक? So this is all about pernicious anemia. Am I clear? ठीक हो गया? डन? कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू द डिस्कशन ऑन SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। SLE बोलो बोलो, इम्यून डिजीज। नहीं,
इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ ट्रांसपोर्टर। हाँ, नहीं, ऑक्जेंटिक सेल्स के अगेंस्ट नहीं, प्रोटीन के अगेंस्ट, सीआईएफ के अगेंस्ट। एचसीएल सिक्रेशन को इनहिबिट नहीं करेगा, उधर तो एचसीएल भी सिक्रेट होता है, एचसीएल का सिक्रेशन को इनहिबिट नहीं करेगा, सीआईएफ को डिस्टर्ब करेगा। तो ये डायरेक्टली सीआईएफ को डिस्ट्रॉय करता है। जितना भी विटामिन बी 12 खाओ कोई काम का नहीं है, पॉटी से निकल जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दैट इज फेटल, पर्निशियस एनिमी। समझे? नेक्स्ट, एसएलई क्या है? सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, कोई कोई कहता है लूपस डिजीज। और एग्जाम में इस बार नीट में पूछा गया था, मैच द कलम में ये क्वेश्चन आया था, हालांकि उसके लिए है। तो सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये मैं हमेशा से पढ़ाता था, তুমি যখন তোমার ওই সময় দেখবে তখনও পড়াতাম। तो लूपस एरिथ्रोमेटोसिस किस कंडीशन में, और ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये कंडीशन सुन लो एक बार। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन, एवरी वन ऑफ यू नो अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल का जब ट्रांसक्रिप्शन, उसका जब चेन टर्मिनेशन होता है, चेन टर्मिनेशन जब होता है माय डियर, तो उसमें आपको पता है कुछ कुछ स्टेप्स है, जैसे कि साइमल्टेनियसली होता है 5 प्राइम कैपिंग एंड पॉली ए टेलिंग, पॉली ए टेलिंग व पॉली एडेनाइलेशन कहते हैं हम लोग, ये तो पता है आपको, जिसका और एक नाम है पॉली एडेनाइलेशन, है ना? तो ये होता है। उसके साथ क्या होता है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, सुना है ना, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स को सेपरेट करना। तो पहले क्या होता है, पहले होता है, देखो सपोज ये है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ये एक्सॉन्स, दीज आर एक्सॉन्स, दीज आर इंट्रॉन्स। तो पहले पॉली ए टेलिंग, और दोनों एक साथ ही होता है लगभग, डॉट 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 डॉट, और इधर 5 प्राइम कैपिंग, है ना, 5 प्राइम एंड है ये, है ना, 5 प्राइम कैपिंग, दिस 3 प्राइम ओएच। तो ये 5 प्राइम एंड में जो कैप करता है, दिस 5 प्राइम कैपिंग। और 5 प्राइम कैपिंग किसके साथ होता है, किसको देके होता है, इसको कहते हैं 7 मिथाइल जीटीपी। 7 मिथाइल जीटीपी जो है दैट इज कैप्ड। ये पढ़ोगे आप लोग, आज पढ़ा? ओ वाह, तो तुम लोग का सिलेबस भी तो तगड़ा चल रहा है उस सब्जेक्ट में, बॉटनी में भी तगड़ा चल रहा है सिलेबस। बहुत बढ़िया, मतलब एक साथ ही ऑलमोस्ट चल रहे हैं हम लोग, है ना? बहुत अच्छी, वेरी गुड। मतलब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, लेकिन तुम लोगों का क्लास कब से शुरू हुआ था बेटा? सोचो, 6 सितंबर शायद, 5 सितंबर नहीं, 5 सितंबर, 5 सितंबर से शुरू हुआ, तो देखो जनवरी में हम लोग वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस। बहुत बढ़िया चला। थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा ना, केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम पे केमिस्ट्री में ज्यादा क्लासेस मिल जाएगा आपको। बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा, जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, तो केमिस्ट्री में टाइम ज्यादा मिल जाएगा, कर लेंगे वो। 7 मिथाइल जीटीपी हुआ, और इसके बाद क्या होता है, स्प्लाइसिंग होता है। तो ये जो स्प्लाइसिंग होगा, ये जो स्प्लाइसिंग होता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन सेपरेट हो जाता है बेटा, एक्सॉन एंड इंट्रॉन सेपरेट हो जाता है, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, और उसके साथ साथ इंट्रॉन, ये एक्सॉन हो गया और ये इंट्रॉन सेपरेट हो गया। मैंने काटना और जोड़ना दोनों को स्प्लाइसिंग कहते हैं, है ना? तो ये स्प्लाइसिंग इज डन with the help of an enzyme, with the help of an enzyme जिसका नाम है SNURPs, SNURP, ऊपर सफिक्स स्मॉल एस, फुल नेम स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, दैट इज SNURPs। समझ में आया? ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्नैप्स, তুমি যে বলছিলে এনজাইম, এটা এন এক্সাম্পল जहां पे ऑटो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्नैप्स। सो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट स्नैप्स इज एन एग्जाम्पल, फेमस। और ये जनरली वुमेन में दिखा जाता है, फीमेल में दिखा जाता है, एंड बटरफ्लाई लाइक स्पॉट्स ऑन बोथ द चिक्स, क्लासिकल फीचर। এটার একটা ফিচার হচ্ছে বাটারফ্লাই লাইক deep spots on both cheeks.
पॉसिबल है, चेन टर्मिनेशन में गड़बड़ होता है। ये एक और एक ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, इसका फोटो ले लीजिए, देख लीजिए बेटा। सब पढ़ा देते हैं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। किरे कैटरपिलर, कुछ समझ में आया तुझे? ठीक रे, तुझे क्या चीज? आई एम सो हैप्पी। अब इसको इरेज करते हैं, ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। एडिशन सीरीज उस टाइम ही पढ़ा दिया था क्या? पहले बोर्ड वर्क में एडिशन सीरीज पढ़ा दिया था? हाँ, डेफिनेटली यस। मास्थेनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट एटन एक साथ हो जाएगा। आपको याद है ये फोटोग्राफ? याद है ना, ये फोटोग्राफ पढ़ाया था मैंने। किरे, यू रिमेंबर दिस फोटोग्राफ? मैंने पढ़ाया था, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसमें ये रिसेप्टर था, रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये था ना? दिस इज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। और इधर भी दिस वाज कैल्शियम आयन रिसेप्टर। ये पढ़ाया था तो, हाँ याद है दो चीज। सो ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, अच्छा এটা কত নম্বর হলো? মায়াস্থেনিয়া 8, 8 and 9 together एक साथ। ऑटो एंटीबॉडीज produced against acetylcholine receptor on the post synaptic membrane which happens to be the sarcolemma। ठीक। और इधर ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट calcium ion receptors, calcium ion receptors present on the presynaptic membrane which happens to be the synaptic knob, synaptic bulb or synaptic knob, right? This is myasthenia, this will result in myasthenia gravis, and that is Lambert-Eaton, right? So this is myasthenia gravis, and this one will lead to Lambert-Eaton। एक साथ पढ़ा दिया दोनों। This is more severe form, myasthenia gravis is more severe than Lambert-Eaton। हो गया एक साथ। Psoriasis, psoriasis is autoantibodies which are produced against the cells of integument, मतलब cells of skin cells। तो psoriasis, autoantibodies produced against the cells of integument, integument माने कि skin, severe itching, rashes, fluid discharge, ये सब। तो itching, exfoliation माने skin निकल जाना, exfoliation, discharge, etc. अच्छा, it is always occurs bilaterally,
always occur bilaterally. Bilaterally मतलब अगर इधर होगा इधर भी होगा, अगर इधर होगा इधर भी होगा. राइट एंड लेफ्ट में एक साथ होता है. अगर इधर होगा इधर भी होगा, दो घुटने पे होगा इधर होगा तो इधर भी होगा. समझ में आया? दोनों आईज के ऊपर होगा इधर होगा तो इधर भी होगा. ऑलवेज ये बाइलेटरल होता है सोरियासिस, एक जगह पे सोरियासिस कभी होता नहीं. बोल, ऐसा कैसे नहीं, ये नेचर ऑफ द डिजीज. ठीक ही. नेक्स्ट, विटिलिगो. विटिलिगो, autoantibodies produced against melanocytes. Autoantibodies produced against melanocytes, pigment cells, जिसको कहते हैं melanocytes. So autoantibodies produced against the pigment cells or the melanocytes, that is vitiligo. ठीक, white spots on the skin, white spots on the skin, है तो. Alzheimer's disease, Alzheimer's disease, autoantibodies माने autoantibodies अभी जो है autoantibodies which is nothing but a type of protein called amyloid protein. तो formation of a typical, जेमन प्रियन प्रोटीन्स है मिसफोल्डेड प्रोटीन, तो इधर भी ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है. ठीक है, अगेंस्ट द प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर फोल्डिंग, दैट इज कॉल्ड चैपेरॉन्स. तो क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड इन प्रोटीन फोल्डिंग. प्रोटीन फोल्डिंग के लिए भी प्रोटीन चाहिए, समझे ना, विच इज कॉल्ड चैपेरोनिन्स. चैपेरॉन्स ही बोलते हैं या तो चैपेरॉन्स. चैपेरॉन्स और चैपेरोनिन, वॉट एवर यू से. ठीक है, तो ये है एल्जाइमर्स और फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन, देयरफॉर मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, misfolded protein called amyloid protein formation. This will lead to Alzheimer's. Misfolded, एक तरफ तो प्रियन प्रोटीन भी मिसफोल्डेड है, एक तरफ एमाइलॉइड प्रोटीन भी मिसफोल्डेड है, दोनों मिसफोल्डेड प्रोटीन. एमाइलॉइड प्रोटीन अगर होगा, मिसफोल्डेड होकर एमाइलॉइड प्रोटीन बनेगा, तो वो डिजीज करेगा एल्जाइमर्स. और प्रियन प्रोटीन अगर होगा तो सीजेडी, क्रूसफिल्ड-जैकब डिजीज, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ कुरु मैटकाउ क्रूसफिल्ड-जैकब. ठीक है, দুটোকেই একসাথে ক্রুসফিল্ড-জেকব বলে. मैटकाउ इज बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. ठीक है, देख लीजिए. हाँ एब्सोल्युटली, वो तो है ही, मेमोरी सेल्स को अफेक्ट करता है. मेमोरी सेल्स नहीं, सॉरी, माने सेरिब्रम में जो मेमोरीज है, मेमोरी रीजियन है, उसको अफेक्ट करता है. देख लीजिए, सब पढ़ा दिया. motor end plate is motor neuron plus the muscle cells it supplies. motor neuron এবং যে মাসল সেলটাকে সাপ্লাই করছে, যদি মাল্টিপল মাসল সেল সাপ্লাই করে একই মোটর নিউরন, then also it is motor end plate. अगर एक मसल सेल को सप्लाई करता है, then also it is motor end plate. বোঝাতে পারলাম? একটা মাসেলের মধ্যে যদি তোমার একটা নিউরন কনসিডার করো, एक न्यूरॉन एक मसल सेल को अगर सप्लाई करता है, वो है मोटर एंड प्लेट. एक मोटर न्यूरॉन अगर मल्टीपल मसल सेल को सप्लाई करता है, वो भी है मोटर एंड प्लेट. इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर्स इट सप्लाइज. কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? দুটোই যদি मल्टीपल मसल सेल को सप्लाई करता है, मतलब मसल फाइबर इज मसल सेल, तो मल्टीपल मसल फाइबर को अगर वो सप्लाई करता है, देन ऑल्सो इट इज मोटर एंड प्लेट বা মোটর ইউনিট. আর মোটর এন্ড প্লেট, তুমি জিজ্ঞেস করেছো মোটর এন্ড প্লেট না? ও মোটর এন্ড প্লেট হচ্ছে তোমার মোটর নিউরন অ্যালং উইথ দি সার্কোলেমা. মোটর নিউরন অ্যালং উইথ দ্য সার্কোলেমা ইজ মোটর এন্ড প্লেট.
দুটো ডিকন্ট্রিবিউশন। বাট মোটর ইউনিট ইজ দ্য মোটর নিউরন অ্যালং উইথ দ্য মাসল ফাইবার্স ইট সাপ্লাইজ। একটা মাসল फाइबर হলেও সেটা হবে মোটর ইউনিট, मल्टीपल मसल फाइबर होने से भी मोटर यूनिट होगा। तो मोटर यूनिट कैन बी कंसिडर्ड इन टू केसेस, है ना। अगर सिंगल मसल फाइबर है वो मसल सेल है, ओके। अगर मल्टीपल मसल सेल्स और मसल फाइबर है देन आल्सो इट इज ओके। क्लियर, एनसीईआरटी का लाइन है। एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में आप जो सोचते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का और एक नाम है मोटर एंड प्लेट। सो जो आपके दिमाग में आता है ऑन अकाउंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वही सेम चीज है मोटर एंड प्लेट। उसमें दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है। मतलब साइनेप्टिक बल्ब along with the sarcolemma। অবশ্যই अगर sarcolemma को इंक्लूड कर रहे हैं मतलब साइनेप्टिक प्लेट इज इंक्लूडेड। मैंने ये टोटल पार्ट यहां से लेके यहां तक, दिस एंटायर थिंग इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है ना, देख लीजिए बेटा। आज क्वेश्चंस करना है आप लोगों को, क्वेश्चंस भेज देते हैं। आज क्वेश्चंस हम भेजेंगे इवोल्यूशन के क्वेश्चन सेट भेजते हैं बेटा। इसको भेजेंगे তোমাকে এটা ইয়ে কর, অনিক খান, অনিক খানের নাম্বার আছে না আমার কাছে? অনিক খান পেয়ে গেছি, ये सॉल्व करना अभी। ये सॉल्व करना और ग्रुप में दे दो, लिख दो, एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एड्स। एड्स हाफ 45 मिनट्स और कैंसर, कैंसर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए नीचे मिल गया क्वेश्चन, ये सॉल्व करना चालू करो। थैंक यू। आरिश क्वेश्चन सॉल्व कर।